हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीके जीएस में। आज दोस्तों बायोलॉजी का अगला टॉपिक है जंतुओं का वर्गीकरण का पार्ट 2 देखते हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने दोस्तों पार्ट 1 में आपको आगे बता चुका दोस्तों। आज देखेंगे रेप्टाइल यानी सरीसृप। उसके पहले मैंने दोस्तों जो है एम्फीबियन वर्ग यानी उभयचर वर्ग तक बता चुका हूँ। आइए देखते दोस्तों सरीसृप यानी रेप्टाइल। रेप्टाइल दोस्तों जिसमें रेंगने वाले जंतु आते हैं, इसमें रेंगने वाले जंतु आते हैं जो कि रेप्टाइल में होते हैं। दोस्तों सरीसृप का अध्ययन क्या होता है? हर्पेटोलॉजी होता है। हमने बताया था दोस्तों उभयचर का अध्ययन क्या होता है? हर्पेटोलॉजी। और सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। श्वसन यानी सांस कैसे लेते हैं? तो जो दोस्तों सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं वो सांस किस प्रकार लेते हैं? लंग्स के द्वारा लेते हैं, यानी फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। इनका जो हृदय है दोस्तों कितना कोष्ठी होता है? 3 कोष्ठी हृदय होते हैं। कितने कोष्ठी होते हैं? 3 कोष्ठी होते हैं दोस्तों। 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। अपवाद की बात करते हैं दोस्तों, जो मगरमच्छ होता है इसमें 4 कोष्ठी हृदय होते हैं, यानी 4 चेंबर पाए जाते हैं। और मैंने दोस्तों मत्स्य वर्ग में आपको बताया था मत्स्य वर्ग में कितना पाए जाते हैं? तो 2 कोष्ठी चेंबर होते हैं। लेकिन मैं दोस्तों बताया था ब्लू व्हेल यानी नीली मछली, इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, अपवाद के रूप में बताया था दोस्तों। तो इन दोनों को याद रखिएगा। मगरमच्छ में कितने कोष्ठी पाए जाते हैं? 4 कोष्ठी। दोस्तों ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी अनियत तापी जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? अनियत तापी जंतु होते हैं। इसके पहले मैंने जो उभयचर बताया था एम्फीबियन वर्ग, वो भी कैसे होते हैं दोस्तों? अनियत तापोई होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, सरीसृप में कौन कौन से आते हैं जीव? कछुआ हो गया, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, छिपकली, अजगर और डायनासोर। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अकशेरुकी में कौन कौन से ये जंतु आ जाते हैं सरीसृप से रिलेटेड? यानी कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, छिपकली, अजगर और डायनासोर। अगला बात करते हैं सांप का जो अध्ययन होता है वो आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या होते हैं? सांप का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पसलियाँ किस में पाई जाती हैं? तो सांप में ही सबसे ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो 12 जोड़ी पसलियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं। टोटल 24 पसलियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों कौन से सांप में विष नहीं होता है? कौन से सांप में विष नहीं होता है? तो पाइथन यानी अजगर में विष नहीं होता है। विष का अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोलॉजी होता है। क्या होता है? विष का अध्ययन टैक्सोलॉजी कहा जाता है। सांप जो होता है दोस्तों, सांप के विष में कौन सा पदार्थ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप के विष में कौन सा पदार्थ होता है? जुटॉक्सिन पदार्थ होता है। कौन सा होता है दोस्तों? जुटॉक्सिन पदार्थ होता है। अगला बात करते हैं दोस्तों मगरमच्छ सबसे बड़ा रेंगने वाला जंतु है। अगर बात करेंगे सरीसृप में क्या कौन सा आते हैं दोस्तों? जो रेंगने वाले जंतु होते हैं वो सरीसृप में आते हैं। अगर यही बात करेगा सबसे बड़ा रेंगने वाला जंतु कौन सा होता है, तो कौन सा होता है? मगरमच्छ होता है। अगला बात करते हैं हम छिपकली का। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सोरोलॉजी। क्या होता है? छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। छिपकली के स्किन में क्रोमेटोफोर क्या मिलता है दोस्तों? क्रोमेटोफोर मिलता है, जिससे वो रंग बदलती है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है छिपकली के स्किन पे कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह रंग बदलती है? तो कौन सा होता है दोस्तों? क्रोमेटोफोर नामक पदार्थ मिलता है। उड़ने वाली छिपकली का नाम बताइए। तो एकमात्र उड़ने वाली छिपकली कौन सी होती है दोस्तों? डैंक्रो है। कौन सी है? डैंक्रो एकमात्र उड़ने वाली छिपकली है। उड़ने वाली सरीसृप सबसे पहला कौन सा था? यानी उड़ने वाला सरीसृप सबसे पहला कौन था दोस्तों? कौन था? टेरोसोर्स था। कौन था? टेरोसोर्स उड़ने वाला सबसे पहला सरीसृप था। अगला बात करते हैं दोस्तों एप्स यानी पक्षी वर्ग की बात करते हैं। ये दोस्तों हम अकशेरुकी के बारे में पढ़ रहे हैं। तब पक्षी वर्ग की बात करेंगे तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षी जो वर्ग के जो होते हैं दोस्तों इनका श्वसन यानी सांस कैसे लेते हैं? तो पक्षी वर्ग भी सांस जो दोस्तों फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं। सरीसृप वर्ग के जंतु कैसे सांस लेते हैं? फेफड़ों के माध्यम से। एप्स यानी पक्षी वर्ग के समूह के जो जंतु होते हैं वो सांस किस माध्यम से लेते हैं? फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं।
और दोस्तों मैंने बताया सरीसृप में कितने कोष्ठी चैम्बर होते हैं, 3 कोष्ठी चैम्बर्स होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पक्षी वर्ग में, तो इसमें 4 कोष्ठी चैम्बर होते हैं। कैसे होते हैं? 4 कोष्ठी चैम्बर होते हैं। ये इनका जो ब्लड होता है दोस्तों नियत तापी जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? नियत तापी जंतु होते हैं। अभी तक दोस्तों मैंने जितना भी पढ़ा था अनियत तापी जंतुओं के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों पक्षी वर्ग के जंतु जो होते हैं इसका जो ब्लड होता है वो नियत तापी जंतु होते हैं। पक्षी वर्ग के शरीर 3 पार्ट में विभाजित होते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से होते हैं? सिर, गर्दन और धड़ में विभाजित होते हैं। पक्षियों का जो साउंड बॉक्स होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? श्राइनेक्स बोलते हैं। पक्षियों का जो साउंड बॉक्स होता है उसे क्या बोलते हैं? श्राइनेक्स बोलते हैं। पक्षियों के यानी पक्षियों के पंख में एक हड्डी होती है जो कि बहुत मुलायम होती है और लचीला होती है। उस हड्डी का नाम क्या होता है? निमैटो हड्डी होती है। कौन सी होती है? निमैटो हड्डी होती है। अगला बात करते हैं, इनकी हड्डी अंदर से खोखली होती है तथा इसमें हवा भरी होती है। जो ये हड्डी होती है दोस्तों ये अंदर से खोखली होती है और इसमें हवा भरी होती है। अगर पक्षी वर्ग के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे दोस्तों, कबूतर हो गया, मोर हो गया, कोयल, हमिंग बर्ड जिसे गुंजन पक्षी बोलते हैं, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, एक दोस्तों कीवी हो गया और एक पेंगुइन हो गया। एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों। तो पक्षी वर्ग में कौन सा था? पेंगुइन एक पक्षी है। तो एक एक करके देखते हैं। कबूतर यानी कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? कोलंबिया लीबिया है। कौन सा क्या होता है? कोलंबिया लीबिया कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। मोर का वैज्ञानिक नाम दोस्तों पोवा कार्टियस। क्या है? पोवा कार्टियस मोर का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कोयल की बात करते हैं। कोयल जो होता है दोस्तों ये दूसरों पक्षी के घोंसला में अंडा देते हैं, वो भी कौवा के घोंसला में अंडा देते हैं। जो कोयल होता है दोस्तों ये कभी अपना ये खुद का घोंसला नहीं बनाता है, ये हमेशा जो है दूसरे के घोंसले में अंडा देता है। वो भी किसके घोंसले में अंडे देते हैं? कौवा के घोंसले में अंडा देता है कोयल। अगर हमिंग बर्ड की बात करते हैं यानी जिसे गुंजन पक्षी बोलते हैं, सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों? गुंजन पक्षी यानी हमिंग बर्ड। ये एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। कौन सी होती हैं? हमिंग बर्ड दोस्तों। अगर शुतुरमुर्ग और कीवी की बात करते हैं दोस्तों, ये दोनों पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है और ये उड़ नहीं सकता है। कीवी भी दोस्तों उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन की बात करते हैं दोस्तों, ये समुद्र के किनारे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? समुद्र के किनारे मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आवाविल पक्षी सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है। कौन सी? आवाविल पक्षी सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है। एमू पक्षी उड़ नहीं सकती है। एमू पक्षी देखो, शुतुरमुर्ग पक्षी और कीवी पक्षी उड़ नहीं सकती, लेकिन सबसे बड़ी पक्षी कौन सी? तो शुतुरमुर्ग होती है। एमू पक्षी उड़ नहीं सकती लेकिन दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी पक्षी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा? एमू पक्षी है दोस्तों। और सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, मैमल्स यानी स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्तनधारी जो होते हैं दोस्तों ये अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। इसका मतलब है इनके अंदर दूध ग्रंथि पाई जाती है। ये दोस्तों कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं यानी नियत तापी जंतु होते हैं। पक्षी वर्ग और मैमल्स यानी स्तनधारी वर्गों का ब्लड कैसा होता है? नियत तापी ब्लड होता है। कैसा होता है? नियत तापी जंतु होते हैं। उसके पहले मैंने जितना भी बताया था दोस्तों, रेप्टाइल वर्ग और क्या बोलते एम्फेबियन वर्ग, मत्स्य वर्ग, इनका कैसा होता है? ये अनियत तापी जंतु होते हैं। दोस्तों मैंने बताया पक्षी वर्ग का जो चैम्बर होता है वो 4 कोष्ठी होता है यानी 4 कोष्ठी। ऐसे ही दोस्तों मेमल्स का यानी जो स्तनधारी वर्ग में इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो इसमें भी 4 कोष्ठी चैम्बर पाए जाते हैं। कितने? 4 कोष्ठी चैम्बर पाए जाते हैं। ये भी सांस किसके माध्यम से लेते हैं? तो फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। पक्षी वर्ग सांस कैसे लेते हैं? फेफड़ों के माध्यम से। इसके बाद मैंने क्या बताया था दोस्तों? इसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों? पक्षी वर्ग बताया था। फिर क्या बताया था? पक्षी ही वर्ग है दोस्तों। सांस किसके माध्यम से लेते हैं? फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं। देखिए फेफड़ों के माध्यम से जो है दोस्तों स्तनधारी वर्ग भी सांस लेते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, स्तनधारी वर्ग के कितने प्रकार होते हैं? स्तनधारी वर्ग के कितने प्रकार होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा दोस्तों, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 2 बार देखेंगे वीडियो को, बस देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो स्तनधारी वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों प्रोटोथेरिया, ये सारे नाम इंग्लिश में ही होते हैं, इनका कोई हिंदी नहीं होता है। तो क्या होता है दोस्तों, एक होता है प्रोटोथेरिया, एक होता है मेटाथोरिया। क्या होता है? प्रोटोथेरिया, मेटाथोरिया, एक होता है यूथेरिया। क्या होता है? यूथेरिया। देखिए ये इनके जो है दोस्तों क्वेश्चंस यहीं से बन जाएगा। अंडा देते हैं, प्रोटोथेरिया क्या होता है? अंडा देते हैं, अंडा देने वाले स्तनधारी। अंडा देने वाले स्तनधारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? प्रोटोथेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोथेरिया कहा जाता है दोस्तों। अगला बात करते हैं मेटाथोरिया की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? मेटाथोरिया की बात करते हैं। ना तो अंडा देते हैं, ना ही पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। यानी दोस्तों कहने का मतलब है अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। किसको देते हैं? अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं मेटाथोरिया में। दोस्तों प्रोटोथेरिया के एग्जाम्पल जो होते हैं, एक निडा है और कौन है? मोनोट्रीम है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रोटोथेरिया को 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस है, एक निडा होता है और एक होता है मोनोट्रीम होता है। मेटाथोरिया दोस्तों अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, कंगारू हमेशा अविकसित बच्चों का जन्म देता है। और एक एग्जाम्पल है दोस्तों डेसियोरस। डेसियोरस भी किस में आता है? मेटाथोरिया में आता है। ये भी दोस्तों कि कैसा बच्चों को जन्म देता? अविकसित बच्चों को जन्म देता है। यूथेरिया की बात करते हैं, ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। यूथेरिया ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे हाथी हो गया, मनुष्य हो गए, चमगादड़ हो गए। ये कैसे जन्म देते हैं? पूर्ण विकसित जन्म देते हैं दोस्तों। मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, चमगादड़ हो गया। चमगादड़ द्वारा दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी तरंगे छोड़ते हैं? चमगादड़ कौन सी तरंगे छोड़ते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। कौन सा तरंगे छोड़ते हैं? पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, जिसका जो रेंज होता है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। अगला इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी कौन है? एकमात्र उड़ने वाला स्तनधारी चमगादड़ है। कौन सा है? चमगादड़ है। इसीलिए इसे उड़न लोमड़ी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? उड़न लोमड़ी भी कहते हैं। डॉल्फिन दूसरा सबसे बुद्धिमान प्राणी है दोस्तों, यानी मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? तो डॉल्फिन है। कौन सा है दोस्तों? डॉल्फिन है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना में स्थित है। ब्लू व्हेल, मंकी, सी काउ, सी लायन, ये सब किस में आते हैं दोस्तों? यूथेरिया में आते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों नॉन कार्डेटा यानी अकशेरुकी की बात करते हैं। इसके पहले मैंने जितना भी बताया दोस्तों वो कशेरुकी के बारे में बताया है। अब आगे बात करते हैं नॉन कार्डेटा अकशेरुकी की। अकशेरुकी कितने प्रकार से होते हैं दोस्तों? ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोटोजोआ जगत, एक मेटाजोआ जगत। क्या होता है? एक प्रोटोजोआ जगत, एक होता है मेटाजोआ जगत। यानी प्रोटोजोआ यानी प्रोकैरियोटिक, ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है दोस्तों? एक कोशिका से निर्मित होते हैं, इसका मतलब यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। मेटाजोआ दोस्तों ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। प्रोटोजोआ जगत यानी यूनिसेलुलर होते हैं, इसकी खोज किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। किसने किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। और नाम किसने दिया था? गोल्डफस ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डफस ने नाम दिया था। इसमें न तो आर्गन होता है और ना ही कोई ऊतक होता है। तो प्रोटोजोआ जगत में दोस्तों न तो कोई आर्गन होता है और ना ही कोई ऊतक होता है। तो प्रोटोजोआ के जगत के जो जंतु होते हैं दोस्तों, इनका सांस लेना यानी श्वसन करना किस माध्यम से होता है? तो दोस्तों ये श्वसन जो करते हैं शरीर के जो होते हैं बाहरी सतह द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? श्वसन तथा उत्सर्जन शरीर के बाहरी सतह द्वारा किया जाता है। प्रोटोजोआ के जितने भी जंतु आते हैं, तो कौन कौन से जंतु आ जाते हैं दोस्तों? पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ग्रीन प्रोटोजोआ। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीन प्रोटोजोआ बोलते हैं यूग्लिना को। ट्राइफोनसोमा एसिटिबुलेरिया, एसिटिबुलेरिया। तो ये दोस्तों प्रोटोजोआ जगत की बात हो गई। याद रखिएगा प्रोटोजोआ जगत के जितने भी जंतु होते हैं दोस्तों, इनका श्वसन का माध्यम क्या होता है दोस्तों? श्वसन तथा उत्सर्जन ये शरीर के बाहरी सतह द्वारा करते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों मेटाजोआ जगत। मेटाजोआ जगत यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो पहली बात करेंगे पोरीफेरा का। किसकी बात करेंगे?
पोरीफेरा का बात करेंगे तो पोरीफेरा ये मिलते कहाँ हैं दोस्तों, तो ये खारे पानी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, पोरीफेरा जो है दोस्तों ये खारे पानी में मिलते हैं और इनके बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे ऑस्ट्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहीं से बन जाती है और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। पोरीफेरा जगत में जो जंतु होते हैं उनके शरीर पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से श्वसन और उत्सर्जन तथा पोषण का कार्य करते हैं। श्वसन, उत्सर्जन तथा पोषण का कार्य करते हैं पोरीफेरा जगत के जंतु। किसके माध्यम से दोस्तों, पोरीफेरा जगत के जंतुओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसी के माध्यम से श्वसन, उत्सर्जन तथा पोषण भी करते हैं। ये मूव नहीं करते हैं दोस्तों, इसका मतलब मूव का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है दोस्तों। पोरीफेरा जगत के जो जंतु होते हैं इनका आकार अनिश्चित होता है, जिसे अस्पंज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अस्पंज भी कहते हैं, यानी पोरीफेरा जगत के जंतुओं को अस्पंज भी कहते हैं। अब पोरीफेरा जगत के जंतुओं के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे दोस्तों हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। तो स्पंज किस जगत को कहते हैं, पोरीफेरा को। याद रखिएगा दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो स्पंज किसे कहते हैं, पोरीफेरा के। और पोरीफेरा जगत के जंतुओं पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, साइकन और यूस स्पंजिया, यूके पटेला, ये सब यही है दोस्तों। देखो यूके पटेला को इसे बीनस की फूलों की डालियाँ यानी बीनस की डालियाँ यानी फूलों की डालियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूलों की डालियाँ भी कहते हैं। यूस स्पंजिया दोस्तों इसे बोथ यानी इन दोनों को यानी स्पाइंजेला को भी और यूस पंजिया को भी इसे क्या कहते हैं, लाल सागर में पाया जाता है, स्पंज भी कहते हैं। अगला बात करते हैं सेलेंट्रेटा की बात करते हैं। सेलेंट्रेटा को दोस्तों इसे निडेरिया भी कहते हैं। सेलेंट्रेटा को क्या कहते हैं, निडेरिया भी कहते हैं। ये भी दोस्तों समुद्र के जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र के जल में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, कहीं से भी काट देते हैं तो ये दो पार्ट में सेम दिखते हैं। अगर दोस्तों जो सेलेंट्रेटा जगत के जंतु होते हैं इनको अगर कहीं से भी काट दिया जाए तो ये दो पार्ट में दिखते हैं और इनकी डेथ नहीं होती दोस्तों, और ये दो पार्ट में विभाजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो पार्ट में विभाजित हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, ब्लड नहीं पाया जाता है। तो सेलेंट्रेटा को निडेरिया ग्रुप भी कहा जाता है, इनके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता है। इनकी संरचना धागे की तरह होती है। तो किस समूह की संरचना धागे की समान होती है, तो सेलेंट्रेटा समूह की संरचना धागे की समान होती है। इसमें परिसंचरण तंत्र, श्वसन का अभाव होता है। ब्लड नहीं पाया जाता दोस्तों, इसी वजह से परिसंचरण तंत्र नहीं हो पाता और श्वसन का अभाव होता है। इन्हें प्रवाल जंतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवाल जंतु भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हाइड्रा, अरेलिया और पॉलिप और मूंगा। अरेलिया को दोस्तों जेलीफिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं। हाइड्रा बिना मस्तिष्क वाला तंत्रिका है। बिना मस्तिष्क वाला तंत्रिका एकमात्र कौन सा है, हाइड्रा है। अरेलिया को किस जगत में रखा गया है अलग से, तो अरेलिया को किस जगत में रखा गया अलग से, इसे टेनीफेरा में भी रखा गया। किस में रखा गया है, टेनीफेरा में रखा गया है। अगला बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस की। किसकी बात करेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस की। इसे चपटा कृमि कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस को दोस्तों चपटा कृमि कहते हैं। इसमें आहार नाल नहीं होता। क्या नहीं होता, आहार नाल नहीं होता। इसके द्विपक्षीय समानता होती है। इसमें द्विपक्षीय समानता होती है। इसका मतलब दोस्तों ये मेल और फीमेल दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो किस समूह में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसे चपटा कृमि कहते हैं, यानी इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इस जगत के सभी जीव परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, इस जगत के सभी जीव परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्लेनेरिया और फेसिएला जो कि लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। अगला बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करते हैं, एस्केलमेंथेस की। एस्केलमेंथेस की
किसकी बात करेंगे? एस्केलेमेंथीस की। नाम थोड़ा अटपटा है दोस्तों, लेने में दिक्कत होती है तो याद करने में भी दिक्कत होगी। 2-3 बार देखेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक लर्न जरूर होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? निमेटोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निमेटोडा भी कहते हैं। गोल कृमि होते हैं। कैसे होते हैं? गोल कृमि होते हैं। प्लेटी हेलमेंथेस कैसे होते हैं? चपटा कृमि होते हैं। एस्केल हेलमेंथीस इसे कैसे होते हैं? गोल कृमि होते हैं और इनका जो आकार होता है राउंड होता है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विपक्षीय समानता होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है? द्विपक्षीय समानता होती है। ये जैसे हार्ड वर्म हो जाता है दोस्तों, बनचेफरिटिया हो जाता है, एसिनेस हो जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। एनेलिडा समूह की बात करते हैं। ये जलीय जीव है। कैसे जीव हैं? जलीय जीव है। कुछ स्थलीय भी होते हैं। इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। तो किस समूह के जीव खंडों में विभाजित होते हैं? किस समूह के जीव का शरीर खंडों में विभाजित होता है? तो एनेलिडा के, यानी जैसे केचुहा हो गया, जोक हो गया, खजूरा हो गया दोस्तों। तो केचुहा का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। इसी किसानों का मित्र कहा जाता है केचुहा को दोस्तों। अगला बात करते हैं दोस्तों आर्थ्रोपोडा की। किसकी बात करते हैं? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा जंतु जगत का वर्ग होता है। सबसे वर्ग जंतु का सबसे बड़ा समूह होता है आर्थ्रोपोडा, यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह होता है आर्थ्रोपोडा। इस वर्ग में जंतु जल, स्थल, वायु सभी जगह पाए जाते हैं। इसमें बॉडी 3 पार्ट में विभाजित होती है, सिर, वक्ष और गुहा में। जैसे बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, जितने कीट मकोड़े होते हैं सब आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। इस वर्ग में सबसे ज़्यादा कीट पाए जाते हैं। कीट में पैरों की संख्या 6 होती है। कीट का अध्ययन क्या होता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। बिच्छू और मकड़ी के कीट वर्ग में नहीं आते हैं क्योंकि इनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। कीट में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? 6 जोड़ी। और बिच्छू और मकड़ी को दोस्तों कीट वर्ग में नहीं रखा गया क्योंकि इसमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। मकड़ी का अध्ययन अर्नेकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्नेकोलॉजी। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कॉकरोच में कितने हृदय पाए जाते हैं? तो 13 चैम्बर्स पाए जाते हैं कॉकरोच में। इसमें आरबीसी नहीं होता है। और कॉकरोच का उत्सर्जन अंग जो होता है दोस्तों मालपिंघी नलिका होता है। क्या होता है? मालपिंघी नलिका होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को दोस्तों 1-2 बार देखेंगे ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।